नमस्कार दर्शक मित्रों। आज हम जाने माने एक्सपर्ट और इंडियन रेवेन्यू सर्विस के कस्टम्स साइड पे आला अफसर रह चुके और खुद कई सालों से अपनी खुद की चैनल के माध्यम से व्यस्त रहने वाले हमारे परम मित्र हितैषी दिनेश भाई वोरा से बात करेंगे। स्वागत है वोरा साहब आपका। आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे दर्शक मित्रों की ओर से, मेरी ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। जैसे हम जानते हैं कि आज दुनिया एक ऐसे दौर से पसार हो रही है कि कुछ भी निश्चितता से कहना मुश्किल है। ट्रंप जब इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे थे तब उन्होंने बताया था कि मुझे आप चुन के आने दो। दूसरे दिन रशिया और यूक्रेन का समाधान हो जाएगा, इजराइल हमास का समाधान हो जाएगा। विश्व में हमें कहीं भी युद्ध नहीं चाहिए, हम शांति के लिए पैरवी करेंगे। मगर हुआ उससे उल्टा ही। यूक्रेन और रशिया का युद्ध थमने का नाम नहीं देता और अभी तो रशिया ने और भी कहा है कि हमारा सोल्जर जहां भी पैर रखता है वहां से फिर रशिया वापस नहीं आता। और यूक्रेन तो हमारा मूलतः भाग है, तो हम पूरा यूक्रेन को जब तक एनेक्स नहीं कर लेते तब तक हम बैठेंगे नहीं, चैन से नहीं बैठेंगे। इजराइल और ईरान का 12 दिन का युद्ध चला, काफी धमालबाजी हुई। एक दफा तो ऐसा लगता था कि ये शायद हमें तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे लाके छोड़ देगा। फिर अमेरिका ने उसमें अपना करतब दिखाया। उनकी जो यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज है उन पे, उनके जो डीप पेनिट्रेशन बॉम्ब है जिनको बंकर बस्टिंग बॉम्ब बोलते हैं, उनसे हमला किया और बाद में एकाएक युद्ध विराम घोषित कर दिया। इस बीच ईरान ने मस्कात में अमेरिकन बेस पे मिसाइल दागी और ईरान और इजराइल का भी युद्ध विराम कहने के लिए है, युद्ध विराम अमल में तो आया नहीं है। दूसरी ओर अमेरिका का जो टैरिफ वाली बात है, वो 9 तारीख का जो डेडलाइन है 9 जुलाई का, वो भी अब नजदीक आ रहा है, तो एक अनसर्टेनिटी वो भी बनी हुई है। विश्व में और भी कई छोटे मोटे हादसे हो रहे हैं जिसकी वजह से विश्व शांति को भी ऐसा लगता है कभी कभी कहीं ना कहीं खतरा उसके सामने खड़ा हो रहा है। ऐसे माहौल में अर्थव्यवस्था को जहां तक लेना देना है, तो जो जाने माने अर्थशास्त्री है उन लोगों का कहना है कि 2% अर्थव्यवस्था में सिकुड़न आना ये साल लाजमी होगा और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो ये सब मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए आप फाइनेंस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, तो क्या मानना है आपका? हम कहाँ जा रहे हैं? ये विश्व कहाँ जा रहा है? आर वी गोइंग फॉरवर्ड टू ए डिस्ट्रक्शन एंड doomsday prediction, or you see some different kind of a development and a hope in the times to come? क्या लगता है आपको? जी, आपको नमस्कार व्यास जी, और दर्शकों को भी नमस्कार जी। आपके नमस्कार आपके चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आमंत्रित किया। सिचुएशन जो आज की है उसे किस रूप में देखें? मुझे लगता है कि हम इस सदी में सबसे वॉलेटाइल टाइम्स में गुजर रहे हैं। इससे ज्यादा वॉलेटाइल टाइम्स हो नहीं सकते थे। हमारी इकोनॉमीज हो, हमारे बॉर्डर्स हो, हमारी जियो स्ट्रेटजीज हो, हमारे विचार हो, हमारे परिवार, वो भी टूट रहे हैं। कोई चीज ऐसी नहीं बची जो इस वोलेटाइलनेस से बच गई हो, कहीं पे स्पेयर हो गई हो। और
एक किस्म के whimsical बिहेवियर्स, जिसे कह सकते हैं विभत्स बिहेवियर, आज हमारे सामने राजनेताओं के हैं। जो एक वर्ड ऑर्डर होता था वो सारा टूट के खत्म हो गया। कभी-कभी लगता था कि कई दशकों की मेहनत के बाद जो एक इकोनॉमिक वर्ड ऑर्डर बना था, या फिर एक जियो स्ट्रेटेजिक वर्ड ऑर्डर बना था, वो पूरा कोलैप्स हो गया। कहते हैं ना कि रोम को बसाने में तो उम्र गुजर जाती है, विनाश करने में तो कुछ ही क्षण चाहिए। और वो सारी सैंक्टिटीज जो बहुत सारी हमारी कन्वेंशंस के अनुसार चलती थी, हमारे विचारों से चलती थी, वो सारी ध्वस्त कर दी गई। ये एक पैराडाइम शिफ्ट है, बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। वियना कन्वेंशन कहती थी कि युद्ध के दौरान भी आप किसी के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे अटैक नहीं करोगे, क्योंकि उसको एटम बम गिराने के बराबर नाप तोल कर देखा जाता था। वो धारणा भी खत्म हुई है। तो यानी कि अब बेबाकी से जाइए, जिसकी मर्जी हो, जहां मर्जी हो, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक कीजिए, न्यूक्लियर प्लांट्स पे अटैक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी कन्वेंशन बची? जो लोग वर्ड ऑर्डर को बनाने वाले थे, अगर वही उसको तोड़ने पे आ जाए, ध्वस्त करने पे आ जाए, तो बचता क्या फिर उसके बाद? तो सबको हरी झंडी मिल गई। आज अमेरिका ने उसको तोड़ा, इजराइल ने तोड़ा, तो कल बाकी देश भी तोड़ेंगे। और फिर कहेंगे कि तुम होते कौन हो? तुम क्या दुनिया के थानेदार हो कि तुम ही तोड़ सकते हो, और हमसे कहोगे हम नहीं तोड़ सकते? हम भी तोड़ेंगे। तो ये तो वही सिचुएशन हो गई जो पाकिस्तान के अंदर थी, कि उन्होंने आतंकवाद तो दूसरे के लिए पैदा किया, कल वो खुद उसके शिकार हो गए। अब अमेरिका इस बात को समझ नहीं पाया कि ठीक है, तुमने इस्फहान पे अटैक किया, नातान्स पे किया, फोर्डो पे किया, पर कभी मुड़ के देखा कि मेरे घर में कितने न्यूक्लियर प्लांट्स हैं? क्या अमेरिका ने खुद ने मुड़ के देखा कि मेरे अपने घर में कितने न्यूक्लियर प्लांट्स हैं? और खुदा न खास्ता जब आपके घर में आग लगेगी, तब आप क्या करोगे? और वो आग तो लगेगी ना, बच के तो जाओगे नहीं ना। वो राहत इंदौरी साहब का शेर है ना, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस मोहल्ले में हमारे मकान थोड़ी है। तो दुनिया तो बहुत छोटी है ना आज की डेट में। दूसरे, हमें लोगों को अंडर एस्टिमेट करने की एक आदत पड़ गई है। हमें लगता है कि हमारे सामने वाला जो कोई देश है ना, बकरी का बच्चा है, मेमना है, कभी भी हलाल कर सकते हैं उसको। पर इन एक्चुअलिटी ऐसा है नहीं, उसके पैराडाइम्स भी चेंज हो गए। और शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण इज़राइल खुद है, जिसने ये सोचा था कि एक पैराडाइम बना के कि ईरान को तो मैं कुचल कर मसल कर रख दूंगा, नहीं कर पाया। मैं इसको एक 5 डे फिनोमेना बोलता हूं, अपने प्रोग्राम्स में मैंने कई बार पेश किया। गजा, इज़राइल ने सोचा 5 दिन में गजा को मिट्टी में मिला दूंगा। आज पौने 2 साल हो गए, कुछ नहीं कर पाया। रशिया सोचा 5 दिन के अंदर यूक्रेन को बर्बाद कर दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। आज 3.25 साल हो गए इसके, 3.5 होने जा रहे हैं तो कुछ नहीं। फिर इज़राइल ने सोचा मैं ईरान को 5 दिन में मिट्टी में मिला दूंगा। 12 दिन में इज़राइल खुद बैकफुट पे था, और डैडी के पास जाता है, सेव मी राइट नाउ अदरवाइज आई विल बी डिवास्टेटेड। तो वो जो 5 दिन की थ्योरी थी ना, उसका विनाश हो गया, वो ध्वस्त हो गई। और फिर मुझे वही पुरानी किताब याद आ जाती, सुन त्जू की आर्ट ऑफ वॉर, कि दुश्मन को कमजोर मत समझो, उसके डिसेप्शन को कमजोर मत समझो। इज़राइल खुद ही भूल गया कि ईरान अंदर से कितना ताकतवर है। कमाल की बात है कि जो दुनिया की सबसे बेहतरीन मोसाद को लेकर बैठा है, जिसे पता है कि उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट कौन से घर में रहते हैं और उसके कमांडर्स कौन से घर में रहते हैं, उसे यही नहीं पता लगा कि उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल कितनी है। कमाल की बात है साहब, कमाल की बात है। वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाया कि उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जिनको रोकने की क्षमता मेरे पास नहीं है, एंड आई कैन बी डिवास्टेटेड। और फिर जब इज़राइल की सरकार ने एप्लीकेशन मंगाई, तो 48 आवर्स में 39,000 एप्लीकेशन आई इज़राइल गवर्नमेंट। अभी तो आ रही हैं, लगातार आ रही हैं। जो पहली 39,000 एप्लीकेशंस आती हैं कॉम्पेंसेशन के लिए,
उसमें 31,000 तो वो है कि मेरे मकान पूरी तरह से टूट के मलबे में तब्दील हो गए, मुझे पैसे दो। 31,000 हाउसेस डिमोलिश्ड, डिस्ट्रॉयड, पार्टली और फुल्ली। साथ में 3,500 एप्लीकेशन और आई। मेरी कार बिल्कुल मलबे में चेंज हो गई है, बर्बाद हो गई है, कुछ नहीं बचा, कार के पैसे दो। और 4,500 एप्लीकेशन वो आई जिसमें कहा गया कि मेरी फैक्ट्री की मशीनरी पूरी बर्बाद हो गई है, मुझे पैसे दो। ये उसके साइड इफेक्ट थे। तो पहली बार इज़राइल को और इज़राइलियों को ये हीट महसूस हुई कि हम सोचते थे कि टच मी नॉट, मैं अजेय हूं, वो मिथ भी टूट गया, ये पैराडाइम्स भी चेंज हो गए। दरअसल इस दुनिया में कई बदलाव हुए। अगर मैं सिर्फ गल्फ वॉर को ही ले लूं जो अभी हुई है ईरान इसराइल की 12 दिनों की, ये तो बीच में एक अल्प विराम है, ये कब शुरू हो जाएगा हमें नहीं पता, किस दिन शुरू हो जाएगा। और उसका जो बैकग्राउंड है वो बनाने का काम दिया गया साहब आईएईए को। अब दूसरा हमला कैसे होगा, उसकी पृष्ठभूमि कौन बनाएगा। अब आईएईए क्या है, ये अमेरिका का पालतू पशु है। भौंकने को कहो तो भौंकता है, काटने को कहो तो काटता है। थोड़े से हार्श वर्ड्स हैं लेकिन मैं यूज कर रहा हूं उनके लिए। मैं जी। तो पॉलिटिकल एजेंट के रूप में काम कर रहा है। तो उससे कहा गया कि तुम दूसरे अटैक की पृष्ठभूमि बनाओ और ये कहो कि 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम इस्फहान में पड़ा हुआ है। अब वहां के तो कैमरे भी बंद हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ है नहीं वहां पे। तो उसके कौन से जासूस यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन पृष्ठभूमि तो बनानी है, नहीं तो दूसरा अटैक कैसे होगा। दूसरा, नेतन्याहू को जेल नहीं जाना चक्की पीसने के लिए। जब जेल नहीं जाना है तो क्या करेगा, एक और युद्ध चाहिए। ये आदमी तो क्या है कि युद्ध जीवी है, इसे रोज अपने सामने कई लाशें गिननी है। यहां नहीं गिनेगा तो गाजा में गिनेगा, वहां नहीं गिनेगा तो लेबनान में गिनेगा। इसे रोज कुछ ना कुछ सामने डेड बॉडीज चाहिए। अब ये भी क्या करे। ही इज प्रूविंग टू बी अनदर हिटलर, रादर वर्स देन। हिटलर ने जूस को मारा था गैस चैम्बर्स में। इस आदमी ने नई स्ट्रेटजी अपनाई, आई स्टार द पीपल, 22 लाख पीपल, हम 22 लाख लोगों को भूख से मारते गए। तो ये भी तो गैस चैम्बर ही है ना। और हिंदुस्तान के बड़े बड़े न्यूज़पेपर में ये एडिटोरियल्स आई जिसमें इकोनॉमिक टाइम्स भी था कि द फर्स्ट टाइम ए कंट्री इज स्टार्विंग मोर देन 2 मिलियन पीपल डेलिबरेटली एंड इट इज एज वर्स एज हिटलर डिड एक्चुअली। क्या फर्क हो गया यार आपको इसमें। ही कमिटेड जेनोसाइड, यू आर आल्सो कमिटिंग जेनोसाइड। लेकिन ये जेनोसाइड वेस्ट को स्वीकार है। यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या किया, जो पश्चिमी देश हैं सारे के सारे, ये भी पैराडाइम शिफ्ट है इसमें, कि हर कत्ल को ये माफ कर दिया उन्होंने। इजराइल कोई भी कत्ल कर सकता है, उसको सारे लाइसेंस हैं, उसे 100 खून माफ है। ये आदमी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर अटैक कर सकता है, वो खून भी माफ है। ये किसी का भी कत्ल कर सकता है, इसको ये भी माफ है। मुझे लगता है कि जब आपने ये पैराडाइम लिख ही दिया है पश्चिमी देशों ने, तो फिर अगर आप सोचते हो कि आप हमेशा बैठ के दूसरे का फातिया पढ़ोगे, तो कल को कोई आपका फातिया भी पढ़ेगा। अब यहां से अरब देश तो सारे के सारे जो सो कॉल्ड अदर ओआईसी नेशन थे, वो तो सारे अमेरिका के साथ में है, वो तो सबको ही पता है। और वो ईरान की इमर्जिंग पावर को देख नहीं सकते। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे बीच में से एक एटॉमिक वर्कफोर्स निकल के आ जाए और जिससे हमें डरना पड़े। मुझे लगता है कि ये एक और बहुत बड़ा, शायद ईरान इस पूरे के पूरे खित्ते के अंदर एक नए हीरो के रूप में निकल के आया है। बात ये नहीं कि खमनेई क्या है, खमनेई रहेगा नहीं रहेगा, खमनेई जाएगा कोई दूसरा आ जाएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आ जाएगा। कमांड लाइंस बहुत क्लियर है वहां पर, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, एक चीज बड़ी क्लियर हो गई, जो ये दावे करते थे कि मैं 400 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को मिट्टी में मिला दूंगा 5 दिन में, वो 16.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के ईरान को कैसे तबाह कर पाएंगे। ये कंपैरिजन करके देखिए, 10 करोड़ लोग हैं ईरान के। और शायद अमेरिका इस बात को भूल गया कि आई एम ऑल पावरफुल, लेकिन ये ऑल पावरफुल होके आप 6.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के मुल्क में, जिसका नाम अफगानिस्तान था, जिसकी 4.25 करोड़ की पॉपुलेशन है, आप 20 साल में उसे नेस्तनाबूद नहीं कर पाए। और उनके पास तो आर्मी भी नहीं थी। और अल्टीमेटली आपको फिर एक वन फाइन डे फ्रॉम द बागराम एयरबेस आपको भगोड़ों की तरह भागना पड़ा वहां से। तो आपकी कहानी जो भगोड़ों वाली है, आपकी पावर की, वो वियतनाम के भी लोगों को पता है और यहाँ की भी पता है।
तो ये जो कहानियां है ना कि आई एम ऑल पावरफुल, मेरे पास न्यूक्लियर बम्स है, मेरे पास मदर ऑफ ऑल बम्स है, ये सब फेल हो चुके हैं। अगर आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि सारी दुनिया का बारूद जुटा के आप 400 स्क्वायर किलोमीटर के गजा को खाली नहीं करवा सके, तो आप 16.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के पर्शिया को कैसे बर्बाद करोगे? जब पर्शिया था तब अमेरिका और इसराइल नहीं थे। आज अमेरिका इसराइल है तो भी पर्शिया है। खुदा ना खास्ता कल इसराइल और अमेरिका नहीं रहे ना तो भी पर्शिया रहेगा। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सर्वाइविंग सिविलाइजेशन ऑन दिस अर्थ। और उसने कितने डिवास्टेशन देखे हैं, कितने अटैक देखे हैं, दुनिया जानती है। तो कुछ लोगों को चीजों को बहुत हल्के में लेने की आदत हो गई है, अमेरिका को खास तौर से, और फिर बाद में कवर्ड बन के भागने की भी आदत हो गई है। उन्हें लगता है कि ईरान को मिट्टी में मिला देंगे। पहले जाइए गजा को खाली करवाइए। उधर से जो इमर्जिंग थ्रेट है रशिया का है, वो थ्रेट मुझे और बड़ा इस समय नजर आ रहा है। इस समय नेटो जितने भी फोर्सेस हैं वो अंदर से एक नई कहानी लिख रहे हैं, और खास तौर से उसमें मुझे लगता है कि एक शख्स है जिसका नाम कीर स्टॉर्मर है। उसे इस बात का गुमान हो चुका है कि मैं रशिया को ओवर पावर कर सकता हूं। उसके स्टेटमेंट भी कुछ इतने हार्डेंड हैं कि मुझे कई बार हैरानी होती कि ब्रिटेन की इतनी हिम्मत कैसे पड़ रही है, जबकि ये सारे के सारे यूरोपियन नेशंस तो सिटिंग डक्स हैं। इनको तो कभी बर्बाद किया जा सकता है। ये तो 24 घंटे के मेहमान है सारे के सारे। इनके पास तो कोई एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं है। लेकिन साहब, घमंड बहुत बड़ा है इनका, अहंकार बहुत बड़ा है। एक ही लेडी थी जिसने इनका अहंकार कम किया था, वो था एंजेला मर्कल। अब वो सेंसिबिलिटी तो इस दुनिया से गायब हो गई एंजेला मर्कल की। तो अब एक पागलों की जमात पूरी दुनिया में हो गई इस टाइम, और उनको लगता है कि हम दूसरे को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। अब रशिया ने अभी तक यूक्रेन वॉर के अंदर अपना एक भी आईसीबीएम यूज नहीं किया सर। नॉट इवन वन सर, जिनकी 15,000 किलोमीटर की लिमिट है। 3,500 आईसीबीएम के ऊपर एटम बम प्लेस्ड है सर, 5 मिनट के अंतराल पे छोड़ा जा सकता है। और इनके पास क्या है, ब्रिटेन और फ्रांस के पास कुल मिला के 500 भी नहीं है। अमेरिका के पास 5,000 है, होंगे, लेकिन वो अकेला ही काफी है रशिया। हमें फिर से अंडर एस्टिमेशन का एक नया उदाहरण देखने को मिल रहा है। मोल्डोवा के अंदर जो हो रहा है, एस्टोनिया के अंदर जो हो रहा है, फिनलैंड के अंदर जो हो रहा है, और खास तौर से यूक्रेन के बारे में ये कहा गया, वो हमारे नेटो के चीफ, कि जो हमने फैसला लिया था कि इसको हम नेटो में लेंगे वो इरिवर्सिबल, अब हम उसको लागू करेंगे। तो आप तो आग में घी डाल रहे हो, आप मजबूर कर रहे हो। मुझे लगता है कि जब मैंने कहा है शब्द शुरुआत में कि हम एक बहुत वोलेटाइल टाइम्स में से गुजर रहे हैं, एक्चुअली वर्ल्ड वॉर की जो शुरुआत होगी वो यूरोप से ही होगी, अगर होगी तो वो गल्फ से पार्ट हो सकता है उसका, लेकिन असली शुरुआत वहां से होगी। और इसमें सबसे जो वाइटल रोल प्ले करने वाला होगा वो रशिया ही होगा। चाइना उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि चाइना मिलिटरली आज भी उतना पावरफुल नहीं है जितना रशिया है, देखा जाए तो। ये बात मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि अ, जो उसकी पावर हाउस है रशिया का, आईसीबीएम्स का और आईआरबीएम्स का, वो सब जमींदोज है आज की डेट में, अंदर ही है सारे के सारे, वो कुछ बाहर नहीं आते हैं। वो 13,000 तो सिर्फ आईसीबीएम है, बाकी हजारों में आईआरबीएम्स हैं। तो उसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इतने तो सारे मिला के आईसीबीएम आईआरबीएम तो अमेरिका और नेटो के पास नहीं होंगे जितने रशिया के पास है। इसके अलावा चाइना बहुत बड़ी संख्या में लेके बैठा है, नॉर्थ कोरिया लेके बैठा है, ईरान के पास अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स बहुत सारी हैं। मुझे लगता है दुनिया बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये जो स्पार्क है यूरोप का, अगर ये जिद नहीं छोड़ी कि मैंने इसको नेटो में लेना है, जो फिर से इमर्ज होके आई है, तो फिर उनको रशियन ऑनस्लॉट को फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये नया ट्रिगर पॉइंट है, बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। और यहां से जो असली जंग शुरू होगी वो दुनिया की बर्बादी की होगी। मैं कोई डूम्सडे को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर वो सुनजू की किताब आ जाती है आर्ट ऑफ वॉर, कि आप किसी भी सिनेरियो को ओवरलुक नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी एक सिनेरियो को ओवरलुक करते हैं वॉर में, तो शायद आप खतरा मोल ले रहे हैं, क्योंकि कब कौन सा चीज उसका शॉर्ट सर्किट होके कहीं और पहुंच जाए नहीं पता। अमेरिका बेसिकली इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल राइट नाउ बिकॉज ऑफ देयर ओन लीडरशिप। दे लैक द कंसिस्टेंसी।
consistency of decision making. What they say today and what they do tomorrow is altogether different thing. जो सुबह ट्रम्प सोचता है और दोपहर को जो करता है वो अलग है। तो ऐसे व्यक्ति जो कि सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं और उसके अंदर ग्रेट क्या कहते हैं इनकंसिस्टेंसीज हैं, वो लोग एक्चुअली एक रीजन बन जाते हैं दुनिया के अंदर अपहीवल के या एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के जिसके अंदर कोई ऑर्डर नाम की चीज नहीं है। और मैंने इन चीजों को जब बहुत गौर से देखा अंदर से, आप तो खुद बहुत बड़े विद्वान हैं, मुझसे कई गुना ज्यादा आप जानते हैं इनके बारे में, लेकिन मुझे अब महसूस होना शुरू हुआ कि हम धीरे धीरे खिसक कर वर्ल्ड वॉर 3 की ओर जा रहे हैं। एक वोल्केनो है जो सिमर कर रहा है इस समय अंदर ही अंदर, लोग पढ़ नहीं पा रहे इसको शायद। और मेरा अपना अनुमान है, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि यूरोप इज गोइंग टू बी फ्लैश पॉइंट, और बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट होगा। और फिर मैंने वो वर्ड जो यूज किया फिर से यूज करूंगा, यूरोप इज अ सिटिंग डक। चाहे रोम हो, फ्रैंकफर्ट हो, पेरिस हो, लंदन हो, एडिनबर्ग हो, या बाकी बड़े शहर हो, इनके पास कोई एंटी एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह कुछ नहीं है। जो नाम मात्र के हैं वो काम नहीं करते। और वैसे भी एयर डिफेंस सिस्टम का जो बुरा हाल हुआ इसराइल में हमने देख ही लिया है। अब ये जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है, ये छोटी स्पीड की मिसाइलों को रोकने के लिए काफी है टेक्निकली। ये बड़ी स्पीड की जो मिसाइलें होती हैं जैसे हाइपरसोनिक है, जो 6,000 किलोमीटर, 8,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, 12,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर की स्पीड से आती है, उनको कोई नहीं रोक सकता, उनके लिए कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। दूसरा, 80% ऑफ अमेरिका एज ए जोग्राफिकल बाउंड्री, 80% ऑफ अमेरिका, उसके पास एक भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। नॉट इवन वन, नॉट इवन वन सर। यानी कि वो अपने न्यूयॉर्क को भी नहीं बचा पाएंगे, शिकागो को भी नहीं बचा पाएंगे, फ्लोरिडा नहीं बचा पाएंगे, डेलावेयर नहीं बचा पाएंगे, वॉशिंगटन, सैन फ्रांसिस्को या सैन जोस या क्या कहते हैं लॉस एंजलिस, उसको भी नहीं बचा पाएंगे। सब सिटिंग डक्स हैं आज की डेट में। एक और चीज है, आपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक तो किया, अगर किसी ने एटम बम गिरा दिया, और हो सकता है इसराइल वो पहला वाहिद मुल्क हो जो गिराए, तो फिर तो उसके बाद कोई स्टॉपेज है ही नहीं, उसके बाद ना देयर इज नो यू टर्न। अच्छा, एक खास बात है जो मुझे कई एक्सपर्ट्स ने बताया कि जब आप एटम बम को छोड़ते हो तो वो कहते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम से उसको गिराया जा सकता है, लेकिन गिरेगा तो एटम बम ही ना। अगर आपने उसको ऊपर इंटरसेप्ट कर भी लिया 2 किलोमीटर ऊपर, 3 किलोमीटर, वो तो एटम बम है, वो तो गिरेगा, नीचे से गिरेगा ना। तो दुनिया में किसी के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप एटम बम को गिरा दो। सिर्फ एक ही जगह हो सकती है कि अमेरिका एटम बम चलाए या रशिया चलाए, तो आप उसको अटलांटिक के ऊपर इंटरसेप्ट कर लो, तो समुद्र में गिरेगा तो आपका डैमेज कम हो जाएगा। लैंड पे गिरेगा तो डैमेज तो करके जाएगा सर, वो तो फिर तो जाने लेके जाएगा। तो दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जो आपको लैंड के ऊपर एटम बम को आप इंटरसेप्ट करो और उसको गिरने से रोक लो, नहीं सर। आज भी मिसाइल के टुकड़े जब गिरते हैं तो नीचे आके घरों को डैमेज करके जाते हैं, जो जिनको इंटरसेप्ट किया जाता है ऊपर। तो वो जो एक कल्पना है सारी की सारी, वो अब सही साबित होती हुई नजर आ रही है। और इन सब कल्पनाओं को मूर्त रूप देने के लिए एक चीज जरूरी है, बहुत सारे पागल लोगों की जमात, बहुत सारे विक्सिकल लोगों की जमात। उसमें ट्रंप भी आ गए, कीर स्टारमर भी आ गए, उसमें जर्मनी के मर्ज भी आ गए, मैक्रो भी आ गए, और इन सब की लीडर जो है तो हमारे नेतन्याहू साहब, उनके तो सर पे खून सवार है और आंखों में भी खून सवार है। अब मुझे नहीं समझ में आता कि जब इतने सारे लोग इकट्ठे आ जाएंगे जिनको खून खराबा करना है, तो फिर कोई क्या करेगा। और इन सबको ऐसा लगता है कि यूक्रेन युद्ध के बाद रशिया कमजोर हो गया है। मुझे लगता है कि उनको अपनी थ्योरीज में इंप्रूवमेंट कर लेना चाहिए। जंग में किसी को कमजोर समझना ही अपने आप में बहुत बड़ी गलती है। और शी जिनपिंग जो है, वो शांत रहते हैं, वो ज्यादा कमेंट करते नहीं है, वो लोगों के नजदीक भी नहीं आते हैं। लोग उनसे डरते भी हैं इसी मामले में कि इनसे क्या कहा जाए और किससे क्या ना कहा जाए। शी जिनपिंग अंदर क्या करते ये नहीं पता। कहने को उनके पास 600 एटम बम है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके पास कम से कम नहीं तो 2 से 3 हजार एटम बम है जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए। अब ये IAEA उसको जाके नहीं पूछता है तू इतने एटम बम कहां से बना रहा है। वो तो एनपीटी का मेंबर भी है ना, उसको जाके नहीं पूछता कि भाई तू कहां से जमा कर रहा है, एनरिच्ड यूरेनियम कहां से आ रहा है तेरे पास, बता तो सही ना। ये पावर है सर। यानी कि आप पावरफुल हो तो आपको कोई नहीं पूछेगा। मोहल्ले के दादा होते हैं ना जैसे, तो आपको कोई नहीं पूछेगा।
अगर आप कोई छोटे-मोटे हो तो आपको सारे लोग पूछेंगे कि भई आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं इसके अलावा ट्रम्प साहब ने जो ट्रेड वॉर में जो सारा मसला छेड़ा हुआ है, वो तो लगता है बैकग्राउंड में चला गया है अभी। थोड़ा बहुत चलेगा वो, अभी 9 जुलाई आ रही है और उस 9 जुलाई में कुछ न कुछ फुलझड़ियाँ, पटाखे छूटेंगे, लक्ष्मी बम छूटेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब जितना ट्रेड के चक्कर में अपहीवल होना था या उससे जो वोलेटाइलनेस होनी थी, दुनिया ने उसको अब्सॉर्ब कर लिया है ऑलरेडी। दुनिया की मार्केट्स ने भी अब्सॉर्ब कर लिया कि तुझे 50% लगाना है, लगा दे, 20 लगाना है, लगा दे, 30 लगाना है, लगा दे। हम उन चीज़ों को अब्सॉर्ब कर चुके हैं। अब हमें शॉक नहीं लगने वाला है कि तू अभी 10 है, तो 26 कर देगा तो हम मर जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। 26 का 50 कर दोगे, मर जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो चीज़ें मार्केट ने अब्सॉर्ब कर ली हैं पूरी दुनिया में। तो अब वो जो उसका टेरर था, वो खत्म हो चुका है और 9 जुलाई नज़दीक तो है लेकिन सिर्फ़ हिंदुस्तान के लिए। जो बायलैटरल डील होने जा रही है, ये डील तो है ही नहीं। इन एक्चुअलिटी एक ड्राफ्ट सामने रखा जाएगा और हाथ में पेन दिया जाएगा और कहा जाएगा मिस्टर मोदी साइन कीजिए इस पे। यू डोंट हैव ऑप्शन। बस ये डील गन पॉइंट पे आ रही है और यहाँ पे हमारे किसानों के लिए, दुग्ध उत्पादकों के लिए डेथ वारंट साइन किया गया है, होने जा रहा है। और उसके बाद में हमारे अगर ये 8 तारीख को डील साइन होती है, जब भी होती है, एकदम से उसके 1-2 दिन के अंदर-अंदर आप पाएँगे हिंदुस्तान के टेलीविज़न मीडिया के ऊपर 30-40 कुकुर-मुत्ते की तरह निकल कर कुछ कृषि एक्सपर्ट आ जाएँगे वहाँ पर, सारे चैनल्स के ऊपर। और वो गुणगान करना शुरू करेंगे कि भारत की कृषि के लिए कितना महान ये एग्रीमेंट है और मोदी जी ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। अब ये कैसे कहोगे कि उनके हाथ में पेन दिया गया और कहा कि साइन करो इसके ऊपर? फिर कहा जाएगा कि भारत के किसानों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अमेरिका के अंदर वो अपना सामान बेच पाएँगे। पर हमारे पास सरप्लस है कहाँ बेचने के लिए? हमारा तो टोटल अमेरिका को जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है या किसी भी किस्म का जो एग्रो एक्सपोर्ट है, $5 बिलियन है। अब हम तो 5 भी नहीं कर पाएँगे, 5 इसलिए नहीं कर पाएँगे, हमारे पास बेचने लायक कुछ है ही नहीं। 70% दालें हम बाहर से मँगाते हैं, 60% तेल हम बाहर से मँगाते हैं। हम मसाले तक बाहर से मँगा रहे हैं आज की डेट में। हम मुश्किल से थोड़ी बहुत चाय, थोड़ी बहुत चीनी वगैरह भेज पा रहे हैं। गेहूँ हमने बैन किया हुआ है, हमारे पास नहीं है। चावल थोड़ा बहुत एक्सेस है, वो भी बहुत लिमिटेड मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे पास एग्रो एक्सपोर्ट के नाम पे कुछ है ही नहीं। देयर इज़ नथिंग विद अस। हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे वहाँ पर? जो अमेरिका को थोड़ा बहुत होता था, लेकिन अमेरिका को मार्केट मिल जाएगी। सोयाबीन की मार्केट है साहब, इसके बाद में आपकी मक्का की मार्केट है, उसके बाद कॉन्सन्ट्रेटेड फ्रूट जूस की मार्केट है, डेयरी प्रोडक्ट्स की मार्केट है। अमेरिका का एक्सपोर्ट जो है वो $176 बिलियन का एक्सपोर्ट है। मेरे पास सारे फिगर्स हैं आपके। जो एग्रो एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका के 176 बिलियन। उसको लगता है कि अगर इंडिया का मार्केट ओपन हो गया तो मैं इसको 250 बिलियन तक ले जाऊँगा। तो इंडिया के तो सोयाबीन के लोग, मक्का उगाने वाले लोग, इवन गेहूँ वो एक्सपोर्ट करते हैं। हम तो मर गए। वेजिटेबल फ्रूट्स तो वैसे भी आ रहे हैं, ड्राई नट्स भी आ रहे हैं। फिर कहता है जो कॉन्सन्ट्रेटेड जूसेस हैं वो भी मैं आपको भेजूँगा और साथ में मैं डेयरी भी भेजूँगा। तो फिर हमारा अमूल और नंदिनी और मदर डेयरी क्या करेंगे? जो हमारे बेचारे जिनको आज उनको आप तो गुजरात से हैं, तो गुजरात में जो हमारा सारा का सारा जो कोऑपरेटिव है, वो तो मर जाएगा। अगर आप वहाँ से इतना ज़्यादा अटैक करोगे तो कैसे काम चलेगा? ये खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। हम दरअसल मैंने कहा ना कि हम एक डेथ वारंट साइन करने जा रहे हैं हमारे किसानों के लिए और दुग्ध उत्पादकों के लिए। और अगर हम ये करने जा रहे हैं तो, जो मुझे लगता है कि होने जा रहा है, तो फिर वो मैंने वही कहानी लेके आया वापस की 15-20 कुकुर-मुत्ते की तरह कृषि एक्सपर्ट निकल के आएँगे जो गुणगान करते नज़र आएँगे। देखो भारत की कृषि के लिए महानतम अपॉर्च्युनिटी आ गई है। अब अमेरिका में माल बेच पाएँगे। तो माल है कहाँ आपके पास बेचने के लिए? आप क्या बेच सकते हो? इंडिया में ऐसा क्या पैदा होता है एग्रीकल्चर में जिसे आप बेचेंगे? आप मैंगो भेजते हो, वो रिटर्न कर देते हैं। बोलते हैं इसमें पेस्टिसाइड बहुत है, कीड़े बहुत हैं। आप कोई और फ्रूट भेजते हो, वो वापिस कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए। गल्फ से वापिस आ जाते हैं, मुझे मालूम है ना, वो स्टोरी तो मैं जानता हूँ, मैंने बहुत स्टोरीज़ की है उनके ऊपर। यूरोप को भेजते हो, वो वापिस कर देते हैं। जापान को भेजो, वो वापिस कर देते हैं। तो आधा फ्रूट हमारा वापिस आ जाता है, आधा वेजिटेबल हमारा वापिस आ जाता है। वो कहते हैं इसमें कीड़े हैं, इसमें पेस्टिसाइड है, इसमें ये है। तो भाई जब उसके बाद फिर आपका जीएम सीड्स आते हैं बीच में, उसको तो आप उसकी मार्केट मिल गई आपको। तो हमारा किसान तो मर गया ना।
एक्चुअली हमारी वॉर तो अब शुरू हुई है। हमारी वॉर अब शुरू हुई है। मल्टी प्रोंग्ड वॉर है। हम कूटनीतिक हार देख चुके हैं। अब हम एग्रीकल्चर और दुग्ध उत्पादों के अंदर जो ट्रेड की हार है, उसको देख रहे हैं। और चीन के हाथों हम इतनी बड़ी डिफीट देख रहे हैं ट्रेड के मामले में। रेयर अर्थ हो, वो तो बंद पड़ा है, 2.5 महीने हो गए। उसके बाद जो सुपर स्पेशलाइज्ड फर्टिलाइजर थे, वो 2.5 महीने से बंद है। हम फर्टिलाइजर भी पैदा नहीं कर पाते। हम ये थोड़ी कह रहे कि सेमीकंडक्टर हमें बनाने नहीं आते, हम फर्टिलाइजर भी नहीं बना पाते हैं। हमने अपने एमएसएमई सेक्टर को पूरा बर्बाद कर दिया। 2014 12-13 बिलियन डॉलर का हमारा इंपोर्ट होता था, वो सारी चीजें जो एमएसएमई बनाती है। इन 11 सालों में वो बढ़कर 42 बिलियन डॉलर हो गया। 12 बिलियन डॉलर से 42 बिलियन, 30 बिलियन बढ़ गया सब। अब 30 बिलियन जो होता है, ऑलमोस्ट आप समझिए 3-4 लाख करोड़ के बराबर हो जाता है, जो एमएसएमई बनाता था, खत्म हो गया सर। हमारा मैन्युफैक्चरिंग 17.5% से डाउन होकर जीडीपी में 13.5% पे आ गया। मेरी रिपोर्ट नहीं, इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है। तो हमने उसको मार दिया। हमारा जो हैवी मशीनरी था, बॉयलर था, कंस्ट्रक्शन मशीनरी था, जो पहले हार्डली 10 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट होता था, अब 24 बिलियन डॉलर का, ये चाइना से इंपोर्ट है सारे के सारे। हमारे जो प्लास्टिक है, हमारी तो रिफाइनरी बहुत बड़ी है, वर्ल्ड क्लास है, लेकिन प्लास्टिक नहीं बनाते। 2 बिलियन डॉलर का प्लास्टिक हम 2014 में इंपोर्ट करते थे, अब हम 6.5 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करते हैं। हम प्लास्टिक नहीं बना पाते। केमिकल्स, केमिकल्स हम ऑलमोस्ट 4 से 5 बिलियन डॉलर इंपोर्ट करते थे 2014 में। अब हम ऑलमोस्ट 12 बिलियन डॉलर का केमिकल्स इंपोर्ट करते हैं। ये चाइना से आ रहे हैं सर। हम्म। मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनाओ, लेकिन शायद हम समझ नहीं पाते कि वो ये कह रहे हैं कि चीन को आत्मनिर्भर बनाओ, भारत को नहीं। जब वो कहते हैं वो गणेश जी छोटी छोटी आंख वाले कहां से आ रहे हैं, किस देश के नाम नहीं लेते, लेकिन जब जब वो बोलते हैं, हमारा इंपोर्ट चाइना से बढ़ जाता है। पिछली मई में हमारा इंपोर्ट 8.5 बिलियन डॉलर था चाइना से। मई 2025 में बढ़ के 10.5 बिलियन डॉलर हो जाता है। और उसी दौरान मोदी जी कहते हैं कम खरीदो चीन का माल, इनडायरेक्टली। मुझे नहीं समझ में आता है कि हम किसको आत्मनिर्भर बना रहे हैं, इंडिया को या चाइना को। 120 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट ये हो गया चाइना से। और अब दूसरा इंपोर्ट जो चाइना का, उसको हम काउंट ही नहीं करते, जो हांगकांग का है, वो भी तो उसी का पार्ट है ना। वो अलग से 20-25 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट है हमारा। अब क्यों नहीं उसको अलग, क्यों उसको अलग रखते हैं? उसका एक हिस्टोरिकल रीजन है। पहले वो ब्रिटिश टेरिटरी था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि चाइना ने उसको मिला तो लिया, लेकिन उसकी जो सेपरेट इंटरनेशनल आइडेंटिटी थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, वो बरकरार रखी। इसलिए चाइना को जो एफडीआई होता है, वो सारा खुद का ही एफडीआई होता है, चाइना से निकलता है, हांगकांग जाता है, हांगकांग से वापस आ जाता है। अब कमाल की बात है। तो हमारे लिए तो खतरे ही खतरे हैं, इंडिया के लिए खतरे बहुत ज्यादा है। तो हमारे खतरे सिर्फ ये इजराइल या ईरान की वॉर से ही नहीं निकल रहे, या ऑयल के शॉक से नहीं निकल रहे, जो यूक्रेन की जो वॉर है वहां से भी निकल रहे हैं, ट्रेड से भी निकल रहे हैं, और चाइना के जो झटके में झटके हैं, वहां से भी निकल रहे हैं। अभी एससीओ में जो हमारे साथ हुआ है, वो तो शर्मनाक है। मतलब झटका कैसे होता है, हमारे यहाँ क्या स्टोरी दी जाती है और असली स्टोरी क्या है। अब वहां पे कहा जाता है कि राजनाथ सिंह को पहले नंबर आया बोलने का, ख्वाजा आसिफ को बाद में नंबर आया पाकिस्तान का। वो अल्फाबेटिकल रहता है इंटरनेशनल सर, आप जानते हैं, तो हम्म। दर्शक भी जानते हैं। अब ख्वाजा आसिफ कुछ बोल गए, तो राजनाथ उस पर कमेंट करना चाहते थे, चाइना ने मना कर दिया, हम आपको नहीं बोलने देंगे। हम आपको नहीं बोलने देंगे, क्योंकि परंपरा है कि एक स्पीकर एक देश का एक बार बोल सकता है। तो ये तिल मिला के रह गए। दूसरी बात, फिर जब उनका ज्वाइंट डिक्लेरेशन में साइन नहीं किया, ये पार्ट तो बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया, लेकिन वो पार्ट कहां था जहां इंडिया ने कहा सबके सामने, वन कंट्री हु स्प्रेडिंग द टेररिज्म शुड बी नेम्ड बाय एससीओ समिट। अगर भारत जैसे बड़े देश में उस प्लेटफॉर्म पे समिट में बैठ के पाकिस्तान का नाम लेने की हिम्मत नहीं है, तो उसे यह भी नहीं कहना चाहिए कि एससीओ समिट उसको नेम करेगा। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? वन कंट्री हु स्प्रेडिंग, हुज दैट वन कंट्री? अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि एक अंतरराष्ट्रीय समिट में बैठ के पाकिस्तान का नाम ले सको, तो प्लीज स्टॉप गोइंग टू समिट्स। अब ऐसे ही होता है ना, हम अलग अलग देशों में या समिट में कुछ होते जाते हैं, हम नाम नहीं लेते वहां पे। अगर आप नाम लेने को तैयार नहीं है और दूसरों से उम्मीद करते हो कि वो आपके बिहाफ पे उस कंट्री का नाम लेके उसको कंडेम करेंगे,
वी आर द बिगेस्ट स्टूपिड्स इन वो वर्ल्ड। नहीं होना है। हम अगर हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, तो फिर वो विश्व गुरु बनने की हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए। हम फिर जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और अभी यहाँ का ह्यूमिलेशन खत्म नहीं हुआ, और 6 और 7 तारीख का ह्यूमिलेशन वहां पड़ा हुआ है रियो के अंदर। वहां भी यही होगा, टेररिज्म पे बात होगी, सब कुछ होगा। और वहां भी यही होगा कि पाकिस्तान का नाम नहीं आएगा। और कल 1 जुलाई है। 1 जुलाई क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1 जुलाई को पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरमैन बनने जा रहा है 1 साल के हम्म। लिए। कल 1 जुलाई को वो चेयरमैन बनने जा रहा है। अब वो चेयरमैन बनने जा रहा है तो अपने हिसाब से एजेंडा भी तय करेगा, चीजों को आगे भी बढ़ाएगा, और उस प्लेटफॉर्म का यूज भी करेगा। अब इंडिया को उसको काउंटर करना पड़ेगा। लेकिन अगर 100 देशों की यात्रा करने के बाद एक देश हमारे साथ नहीं खड़ा और पाकिस्तान का नाम नहीं लेता, तो हमें इससे बड़ी विफलता और कहां से देखने को मिलेगी सर? मुझे लगता है कि आई हैव नेवर सीन सच ए वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर in this country in last 75 years as far as diplomacy is concerned. And यहां पर शेर की तरह गरजने वाला आदमी बाहर जाके कैसे सो कॉल्ड एक मीक व्यक्ति के रूप में निकल के आया है, वो दिक्कत है। मुझे लगता है कि जिस ढंग से हमने सरेंडर किया है डिप्लोमेसी के अंदर, दैट इज समथिंग शेमफुल, आई पर्सनली फील। और जो मोदी का जो मैजिक था, ऑरा था, मिरेकल था, वो एक आभा मंडल होता है ना एक आदमी का, आभा मंडल, सब गायब हो गया, खत्म हो गया। और वो अभी 5 कंट्री का दौरा करने चले गए, उससे पहले भी 3 करके आए हैं। ऐसा लगता है लिस्ट बना के रखी हुई है 200 कंट्री की, यार कितने रह गए, मैं थोड़ा सा टाइम बाकी है, सारे कवर कर लेता हूँ। तो बताऊंगा कि मैं ऐसा प्रधानमंत्री था जिसने सबसे ज्यादा दौरे किए, लेकिन मुझे कोई पूछता नहीं है वहां पर। नोबडी केयर्स फॉर मी, नोबडी सपोर्ट्स मी। ना यूएनओ में सपोर्ट करता है, ना डब्ल्यूटीओ में सपोर्ट करता है, ना यूएनएससी में सपोर्ट करता है। हमारे लिए डिप्लोमेटिक फेलियर्स भी हैं, हमारे लिए ट्रेड फेलियर्स भी हैं, हमारे लिए जो बाउंड्री के फेलियर्स हैं वो भी हमारे सामने हैं। और एक सबसे सनसनीखेज न्यूज आज की, वो भी मैं दर्शकों तक पहुंचा देता हूं। चाइना इज राइट नाउ एक्टिवली ट्राइंग टू मेक ए न्यू सार्क माइनस इंडिया। सार्क को रिवाइव करने की बातें हो रही हैं बाई चाइना नाउ, और उसमें सारे कंट्री को ले रहा है। मालदीव भी है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, म्यांमार भी होगा इस बार, भूटान भी है, चाइना अपना नेपाल भी है, पाकिस्तान अफगानिस्तान भी है। इंडिया नहीं होगा और चाइना होगा। और हम्म। सुनने में आया कि वो इंडिया को इनवाइट करेगा कि तू भी आजा, ज्वाइन करना तो कर ले। लेकिन ये जो समिट बनाने जा रहे हैं, एक नया प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं, इट्स ए न्यू सार्क एक्चुअली। अब नाम क्या रखेंगे पता नहीं, बट दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज सेटबैक फॉर अस। So India won't be a member; it will be outreach. अब मैं वही तो कह रहा हूं कि आपको इतना ज्यादा आइसोलेट कर दिया जाएगा कि आपकी कोई पूछ ही नहीं यहां पर। एक किताब आई थी, हाउ टू विन द फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल। हमारे यहाँ तो हमारे प्रधानमंत्री जी की हाउ टू लूज द फ्रेंड्स एक्चुअली। एक एक करके सही है। पड़ोसी भी चले गए। तो ट्रेड का फेलियर है, कूटनीति का फेलियर है, हमारे एजुकेशन और हेल्थ का फेलियर है, हमारे लोग गरीब होते जा रहे हैं उसका फेलियर है। और एक्चुअली फिर प्रणब दा की पुरानी बात याद आती है कि कूटनीति के अंदर कोई व्यक्तिवाद नहीं होता, देशों के हित होते हैं, व्यक्तियों के हित नहीं होते। और इन्हें तो जफियां पपियां मारने की आदत है, लेकिन इनकी जफियां पपियां मारने के बाद कोई उन्हें पूछता नहीं है। हमारे लिए शायद वी वर नेवर सो लो। नाम तो मल्टी अलाइनमेंट हो गया कूटनीति में, बट आई थिंक दिस द वर्स्ट पीरियड इंडिया इज फेसिंग राइट नाउ। इट्स द वर्स्ट आइसोलेशन एज फार एज डिप्लोमेसी इज कंसर्न। व्यास जी। लास्ट क्वेश्चन। आप जिस तरह से भारत की राजनीति चल रही है, और ये सज्जन के लिए भी काफी अंदाजे अटकलें चली कि 75 साल के हो जाएंगे, निवृत्त हो जाएंगे, ये वो वगैरह वगैरह। क्या मानना है आपका, ये अपनी मर्जी से गादी छोड़ेंगे? ये सत्ताजीवी लोग हैं सर। सत्ताजीवी सत्ता छोड़कर जिंदा कैसे रहेंगे सर? ये तो उनका रोज का टॉनिक है। इसके बिना जिंदा कैसे रहेंगे? ये तो ऐसा हो गया कि जैसे उनके एक मोबाइल है, अगर उसमें पावर नहीं है तो डेड है। डेड पीसेस में क्या फायदा है इसका? तो ये सत्ता तो इनका पावर है सर। ये सत्ता के बिना जिंदा ही नहीं रह सकते, इन्हें सत्ता चाहिए। ये जो कहते हैं ना झोला उठा के चल दूंगा, साहब हम्म।
हजारों करोड़ के हवाई जहाज, 20-20 करोड़ की रेंज रोवर और बीडब्ल्यू कारें, कई एकड़ के गार्डन्स, फ्री की घर, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री के पायलट्स, फ्री के तुम्हारे ड्राइवर्स और फ्री की सारी सुविधाएं, सब किसे पसंद नहीं आती। और महल में, और फिर अपना एक 470 करोड़ का नया प्रधानमंत्री निवास भी तो बनाया है, उसका उद्घाटन कौन करेगा? हम कैसे भूल जाते हैं? वो जो अब तैयार हो गया है, इस टाइम ऑलमोस्ट नियर कंप्लीशन है, तो उसमें रहने के लिए कौन जाएगा? आपको क्या लगता है कि ये किसी और को बोलेंगे तू वहां जाके रह? नहीं साहब, ये सत्ता के बिना नहीं रह सकते साहब। और इन जैसे लोग सत्ता से तभी निकलते हैं जब कोई और बलशाली व्यक्ति आ जाए और वो इनसे कहे दरवाजा खुला है, चले जाओ, बस यही तुम्हारा रास्ता बचा है, तभी ये लोग बाहर जाएंगे। मेरे हिसाब से ऐसे लोग बाहर नहीं जाते साहब। ये कुर्सी जीवी हैं, ये सत्ता जीवी हैं, और मोदी से एक्सपेक्ट करना कि वो बिना सत्ता के जिंदा रह सकता है, मैं नहीं मानता सर। मेरा पर्सनल व्यू है, व्यक्तिगत व्यू है। हो सकता है बहुत सारे लोग इससे एग्री ना करें, बट आई बिलीव नो वे ही विल नॉट क्विट सर। और क्विट करेगा तो शायद जहां ग्लानी होती है ना इंसान में कि अब शायद हुँ। मैं अपनी ग्लानी को छुपाने के लिए जो थोड़ी बहुत ग्लोरी बची है मेरी, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में मुझे कोई धक्के मार के निकाल दे, तो उससे पहले मैं एक महामानव बन के निकल जाऊं, तो वो हो सकता है। अदरवाइज मुझे उसके भी चांस नजर नहीं आते। बाकी ऊपर वाला ही जाने क्या लिखा है सर। जी। धन्यवाद। चर्चाएँ जो हुई वो तो काफ़ी भयावह है और आने वाले 2-3 साल क्या होगा, किस दिशा में सब चीज़ें जाएगी, विश्व किस दिशा में जाएगा, कुछ पता नहीं चलता है। तो आपने थैंक यू। काफ़ी अच्छी तरह से समराइज़ किया और एक कुल मिला के अपने आप में पूर्ण चित्र रजू किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और मेरे दर्शक थैंक यू मित्रों की सर। ओर से भी आपकी शुक्रिया, थैंक धन्यवाद। मिलते रहेंगे। थैंक यू सर।